अगर आप उस मिडिल क्लास फैमिली से हो जहाँ पे आपका एक सपना है घर बनाना है, तो इस एपिसोड को आप आखिरी तक देखिए। सपोज हमने आपको आर्किटेक्ट को हायर कर लिया, सो एक ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ट्रस्ट एंड बिलीफ जी। सो आर्किटेक्ट एंड क्लाइंट का ट्रस्ट एंड बिलीफ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, ट्रस्ट से कई बार लोग पैसे से जोड़ते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो सर पूछना चाह रहे हैं, वो ट्रस्ट जो है वो उनकी डिजाइन पे ट्रस्ट है, उनके डिसीजन पे ट्रस्ट है। आर्किटेक्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर एक इंसान एक सपना देखता है घर बनाने के लिए? स्ट्रक्चर अगर ये शरीर है जी, तो आर्किटेक्चर जो है वो उसकी आत्मा है। ओके। और सोल जो कहते हैं, तो अब ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज है एक प्रकार से, क्योंकि घर तो सदियों से बन रहे हैं, स्ट्रक्चर सदियों से बन रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि सर जब हम घर बनाते हैं हम तो आर्किटेक्ट के बारे में कभी सोचते नहीं। हम जनरली बिल्डर के पास, जैसे मैंने भी घर बनाया था, बिल्डर के पास गए, कॉलोनाइजर के पास गए, एंजॉय आर्किटेक्चर। तो सर वो बात आज समझ में आती है, तो मैं भी उनके मैसेज को ही फॉरवर्ड करता हूँ हमारे समस्त लोगों को कि एंजॉय आर्किटेक्चर। नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनसंग हीरोज लेजेंड्स इन स्पॉटलाइट। और इस एपिसोड के द्वारा, इस पॉडकास्ट के द्वारा हम जनरली लेजेंड्स को लेके आते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, एंड हर वीक कोई ना कोई एक नया लेजेंड आते हैं और हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी प्रोफेशन के बारे में जानते हैं। और अब जैसे हर इंसान, आम इंसान एक बहुत बड़ा ख्वाब रखता है कि एक घर बनाए, अपनी ज़िंदगी की बहुत मेहनत करता है, बहुत सारे पैसे बचाता है विद इसी इच्छा से, इसी ड्रीम से कि वो एक अपना खुद का एक घर बनाए जहाँ पे वो और उनकी फैमिली जाके रहे। और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत बहुत सालों का मेहनत और बहुत सालों को बहुत सारे सैक्रिफाइसेस को देता है। लेकिन जब ये इंसान इन पैसों को लेके मार्केट में जाता है तो उनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स दिखते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स दिखते हैं, बहुत सारे लोग दिखते हैं, आर्किटेक्ट दिखते हैं, जो कि उनको घर देने के लिए तैयार रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो मिडिल क्लास मैन है, जो बहुत पैसे कमाए, उसको पता नहीं लगता कि किसके पास जाएं। और इसी चक्कर में ऐसा होता है कि बहुत बार ये गलत हाथों में जाते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी की जो मेहनत की कमाई है वो पानी में चला जाता है और वो ज़िंदगी भर पछताते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम ऐसे एक अवेयरनेस टॉक लेके आए जहाँ पे आर्किटेक्ट और क्लाइंट की एक अवेयरनेस टॉक है ये पर्टिकुलर एपिसोड। यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई इंसान अपना खुद का एक घर बनाना चाहता है तो क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए और किस तरह से वो देखे कि वो गलत हाथों में ना जाए या गलत इंजीनियर या आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में ना जाए। सो इस पे हमने आज मेरे जो आज गेस्ट है बहुत स्पेशल हैं, और वो इसलिए स्पेशल है बिकॉज सिंस 1988 ही इज़ इनटू दिस field. He is an architect or renowned architect of Bilaspur, and he has done many projects which are at national fame, and he has always kept himself updated with the technology. That is the main reason कि मैंने उनको अपने यहाँ पे बुलाया है। और आज जो मेरा पूरा हमारा उद्देश्य होगा वो आर्किटेक्ट एंड क्लाइंट अवेयरनेस टॉक होगा। So without any further this thing, let me welcome my guest, आर्किटेक्ट देवाशीष घटक सर। वेलकम टू माय शो। नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज समय निकाला। और एक इंसान का जो सपना होता है कि इस ज़िंदगी में एक हम घर बनाए मिडिल क्लास फैमिली का, तो ये जनरली हमने देखा कि बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं होता है कि किसके पास जाएं, क्या खरीदें। तो आज हम उसी के बारे में पूरी तरह से बात करेंगे। और अगर आप उस मिडिल क्लास फैमिली से हो जहाँ पे आपका एक सपना है घर बनाना है, तो इस एपिसोड को आप आखिरी तक देखिए। राइट सर, सो स्टार्ट करते हैं सर। बिफोर वी स्टार्ट, थोड़ा सा वास्तुशिल्प इज योर कंपनीज नेम, सो थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड देंगे, कहाँ से हैं, स्कूलिंग, फैमिली वगैरह। नमस्कार सभी को, मैं देवाशीष घटक, मैं मूलतः बिलासपुर का ही निवासी हूँ। मेरी स्कूलिंग बिलासपुर में ही हुई है। उसके बाद मेरी जो आर्किटेक्चर की एजुकेशन है वो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अकोला
वहाँ से मेरी हुई। मैंने BA किया, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पे। और हम लोगों का आर्किटेक्ट्स जो टाइटल होता है वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से जो रजिस्टर्ड होते हैं लोग, वो ही आर्किटेक्ट टाइटल का उपयोग कर सकते हैं। तो इस नाते मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट भी हूँ और विगत 36 वर्षों से बिलासपुर में 1988 से यहाँ प्रैक्टिसरत हूँ। विभिन्न तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, पब्लिक सेक्टर, वो मेरी दक्षता उसमें रही है। तो सर उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, बट आम इंसान के लिए आप ये बताइए कि आर्किटेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज मैं अगर घर बनाने जाऊँ तो मैं आर्किटेक्ट के बारे में कभी नहीं सोचूंगा, मैं तो केवल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में सोचूंगा कि किसके पास जाऊँ। बट आर्किटेक्ट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर एक इंसान एक सपना देखता है घर बनाने के लिए? देखिए, अगर एक अच्छी शुरुआत करें इस बात के लिए तो कह सकता हूँ, जैसे स्ट्रक्चर अगर ये शरीर है जी, तो आर्किटेक्चर जो है वो उसकी आत्मा है। ओके। और सोल जो कहते हैं, तो अब ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है एक प्रकार से, क्योंकि घर तो सदियों से बन रहे हैं, स्ट्रक्चर सदियों से बन रहे हैं, मगर कोई स्ट्रक्चर ही आपको लुभाता है। या आज भी हिस्टोरिकली अपन देखते हैं, जाते हैं उस जगह में तो उसका पूरा आनंद लेते हैं और उसको देख के वाव फीलिंग भी आती है, उसको उपयोगिता के बारे में भी जी। तो दो चीज़ें हैं, एक एस्थेटिक एंड यूटिलिटी। करेक्ट। और जब प्रेशियस, जैसे आपने कहा कि एक ड्रीम, ये बात मैं अप्रिशिएट करूंगा आपकी इस बात को, क्योंकि पैसा भी लोग कभी फिर आगे पीछे कमा लेंगे या कुछ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आज एक जमीन होना अपना, और दूसरा ड्रीम होना। वो छोटे बच्चों से लेके घर में बाकी और भी जो एल्डरली भी हैं, सभी का एक होता है कि हमारा घर इस तरह से। वो जब से व्यक्ति थोड़ा समझ आता तब से उसके घर का अपना सपना होता है। घर अभी घर पे, चूंकि आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आर्किटेक्चर तो बहुत सारी चीजों को कैटर करता है। जनरली घर के लिए आप चूंकि फोकस कर रहे हैं, मैं घर की बात, तो वो सपना और आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट होते हैं वो ये करते हैं कि आपकी ड्रीम को, जो आपने बात की, मैं वही कहूँगा, क्योंकि ऐसे में तो कुछ टिपिकली पैटर्न बनने चाहिए ऐसे में तो, कि भाई यहाँ आपका ड्राइंग रूम है, यहाँ आपका बेडरूम है, ये उसी को आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन आर्किटेक्ट वो की एजुकेशन इस रूप में होती है कि आप क्लाइंट के पूरी उनकी जो भी अपनी कम्युनिटी, उनकी जो फिलॉसफी घर की, उनकी जो रहन सहन, उनका अपना एक आचार व्यवहार घर का हर का डिफरेंस होता है। इवन सेम कम्युनिटी के लोग भी कुछ अलग तरह का अपना संस्कार, अपने तरह का घर का वातावरण, रहन सहन, तो उसको पूरा समझिए, पूरा अच्छे से सुनिए, उनको समझिए, और उनका जो ड्रीम है उसको टेक्निकली पेपर पे उतारिए, और आखिरी में उस बिल्डिंग का मूर्त रूप आप उस फ्लोर पे दीजिए या उस लैंड पे दीजिए, और वो मजबूती से दीजिए। देखिए स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने कहा स्ट्रक्चर तो उतना ही आर्किटेक्ट भी मजबूत बनाएगा, हर कोई बनाएगा, मगर जो उसकी सोल है जी, प्लानिंग, एक एम्बियंस, जो माहौल है घर का। देखिए आप किसी जगह जाते हैं, मान लीजिए एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप किसी स्कूल जाते हैं जी, और आप हॉस्पिटल जाते हैं, किसी घर में जाते हैं, तो डिफरेंट, सबका एक एम्बियंस और एक माहौल एक डिफरेंट होता है जी। वहाँ उस विचार से, अगर आप स्कूल अगर हॉस्पिटल जैसे लगने जाएगा या हॉस्पिटल स्कूल जैसा लगने लग जाएगा, हाँ। तो अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो उस तरह की बात मैं करना चाह रहा हूँ कि यानी आप घर में उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का आईना होता है, अपन जैसे कहते हैं घर उसका, तो उनकी जो ख्वाहिश है उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए। जरूर है संसाधनों का बहुत समझ के उपयोग कीजिए। देखिए संसाधन घर में आप उसका एक प्रोपोर्शन होता है अपने, तो उसका सदुपयोग कीजिए, जितनी उनकी आवश्यकता है उसके हिसाब से प्लान कीजिए। एक्सपेंशन की गुंजाइश रखिए उनका घर, क्योंकि देखिए ये तो फैमिली बढ़ती है, कई समय के हिसाब से, जैसे 5-10 साल का तो होता नहीं है, 20-25 साल बच्चे भी तो नेक्स्ट जनरेशन को भी कैटर करे, उनके उस फैशन को भी कैटर करे। ये बहुत अलग बात है बोला वहाँ से, क्योंकि ये चीज़ें जनरली लोग उसमें समझ नहीं पाते, तो वो विजन लेके आर्किटेक्ट चलता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि एक जो ग्रेसफुल, एक चाहे कैसा भी हो घर, देखिए छोटा बड़ा, मिडिल क्लास, हायर क्लास, जो भी हो, तो घर उसको हमेशा, हम लोग जैसे बात करते हैं ना कि डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन आजकल बोलचाल में, तो डिजाइन जो होता है वो आर्किटेक्ट सदियों से, आज से नहीं है, तो जब से वास्तु आया होगा इस दुनिया में, तब से उसको जब अपने घर में स्वयं घूमे या तो उसको एक विजुअल स्ट्रक्चर ऐसा मिले कि वो खुद उसको हमेशा एक इंटरेस्टिंग लगे अपना घर, हमेशा उसको अपना घर प्यारा लगे, है ना। तो वो उस हिसाब से डिजाइन करके समझ के तभी लगेगा जब उसके मन से बनेगा। अदरवाइज आज नेट है,
तो नेट पे तो आपको बहुत सारे चीजें मिलते हैं। हाँ। तो क्यों लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हो? क्योंकि उनके मन का नहीं होता है। हाँ। उनके मन का तभी होगा जब डिटेल में उनसे बात करेंगे, समझेंगे उनकी प्रायोरिटीज, उनकी नीड, उनकी यूटिलिटी को समझेंगे, उसको फिर कागज में उतार के उनसे ऑप्शन दिखाते हैं, फिर वो उनके रूप में जब वो सहमति देते हैं, हाँ ये हमारे हिसाब से बन गया, तब उसको हम फाइनल करते हैं और उसको फिर मूर्त रूप देते हैं। तो अगर मैं समझ सका तो मतलब मैं अपने ऑडियंस की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो अगर मैं समझ सका तो एक आर्किटेक्ट वो बंदा होता है जो इंसान के ड्रीम्स को रियलिटी में लेके आता है, और उसके बाद ये जब आ जाता है तब इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स काम पे आते हैं, बिल्डर्स, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, जो इस ड्रीम को रियलिटी में बदलते हैं। करेक्ट सर? हाँ, आर्किटेक्ट अपने आप में फुलफिल है कंसल्टेंसी के लिए, सो फार इंजीनियरिंग हो। हाँ, अब ये होता है कि काम की क्वांटिटी उसके स्केल पे फिर उनको अपने एसोसिएट रखने होते हैं। जैसे अगर आप उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, तो एक घर में आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनर की भी जरूरत है, क्योंकि जो सिर्फ स्ट्रक्चर के ध्यान दे, क्योंकि सॉइल कंडीशन अलग होती है, हाइट अलग होती है, आप जिस जियोग्राफिकल जिस कंडीशन जहाँ रहे हैं वहाँ बहुत अलग, तो वो उसको स्टडी करने के लिए उतनी डीप स्टडी को, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर वो करें। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, फायर फाइटिंग है आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, HVAC है जो AC वगैरह का अपन करते हैं, प्लम्बिंग, सैनिटरी है, सबके। तो वो सिंगल विंडो आर्किटेक्ट के ऑफिस के थ्रू उनके एसोसिएट होते हैं। अच्छा। वो अपने एक्सपर्ट को उनकी टीम में होते हैं, उनसे फिर वो सबसे न्यायिक काम तो यही होगा, अगर वो न्यायपूर्ण काम, रादर उसको न्यायपूर्ण काम यही होगा कि उनको वो उन सब एक्सपर्ट के मार्फत से फिर उसको एक जगह सारी सर्विसेज, जिसको हम कहते हैं, सब सारी सर्विसेज में आता है, स्ट्रक्चर तो अलग पार्ट है, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए प्लान को क्लाइंट को दें। तो बेसिकली मतलब आर्किटेक्ट एक कंसल्टेंट है फॉर अ बिल्डिंग। अगर मैं घर बनाना चाहता हूँ, मैं अगर आर्किटेक्ट को हायर करता हूँ, ही इज अ कंसल्टेंट हु मेक्स एवरीथिंग एंड आल्सो ही सुपरवाइजर्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। जी, मैं यही बोलना चाह रहा था कि उनके ड्राइंग के अकॉर्डिंगली वहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सुनिश्चित करना भी उस आर्किटेक्ट का दायित्व है। या अब जिस तरह से उनके टर्म्स तय होते हैं वो अलग बात है, कि सिर्फ ड्राइंग के लिए तय हो रहे हैं, अगर सुपरविजन वो नहीं कर पा रहे हैं या बिजी हैं तो अलग बात है। अदरवाइज आर्किटेक्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो वहाँ तक है कि वो उनको एज ए कंसल्टेंट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर आपको रखने होंगे, मगर उनको आखिरी तक, मतलब टर्न की तक जो कंसल्टेंसी है, वो उनके साथ हमेशा होना चाहिए। कि कुछ भी उसमें इवन मटेरियल परचेसिंग में भी, क्योंकि देखिए व्यक्ति मार्केट में जाते हैं तो वो लोग कई तरह के लोग होते हैं, कैसा मटेरियल परचेस करना चाहिए, सारी चीजें, एस्टिमेट कैसे बनेगा, BOQ कैसे बनेगी उसकी, उसके बिल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें वो आर्किटेक्ट के ऑफिस से आपको मिलेगा, सिंगल विंडो। आपको अलग अलग नहीं जाना। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, सर इंजीनियर्स अलग हैं, सिविल इंजीनियर्स अलग हैं, आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अलग हैं, तो अलग सबका अपना अलग काम भी चलता है अलग अलग। लेकिन अगर उसने आर्किटेक्ट ने साथ में एसोसिएट किया हुआ है तो आपको प्रश्न आर्किटेक्ट करना, वो जवाब वहां से लाके आपको एक एक्सपर्ट व्यू आपको वहां देंगे। जी जी, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जी जी। सो दर्शकों को अब ये क्लियर हो गया कि अगर आपको एक घर बनाना है तो सबसे पहले एक आपको आर्किटेक्ट को हायर करना पड़ेगा। ही विल प्ले एज अ कंसल्टेंट। अब वो कंसल्टेंट आर्किटेक्ट आपके पूरे घर का जब बिल्डिंग बन रहा है, भले ही वो सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ही विल कंट्रोल एवरीथिंग एंड फाइनली आपका जो घर, जो आपका ड्रीम हाउस है, वो एग्जैक्टली वैसे ही आएगा जैसे आप सोच रहे हैं। करेक्ट सर? सो इट्स बेसिकली कंसल्टेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन रोल जो प्ले करते हैं। तो सर मैं थोड़ा बोल दूं, इवन जैसे कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है जी, तो कॉन्ट्रैक्टर के टर्म्स क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे वर्क करना चाहिए, ये भी हमारे कंप्लीट, मतलब देखिए कॉम्प्रिहेंसिव आर्किटेक्चरल सर्विसेज, एक सिंगल वर्ड उसके लिए बोल सकता हूँ, और ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने नॉर्म्स तय किए हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव, आप जाइए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये अवेयरनेस आपको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने इस विषय को लिया। ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप वेबसाइट पे जाइए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, सीधा CA, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आपको बताता है, वहाँ पे उनके नॉर्म्स फिक्स हैं कि आर्किटेक्ट की ड्यूटीज, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज क्या क्या है, लायबिलिटी ऑफ आर्किटेक्ट क्या क्या है, वहाँ समझिए। और वहाँ पर आप देखिए, वहाँ सारा कुछ, इवन आर्किटेक्ट की स्केल ऑफ फीस भी है, स्केल ऑफ फीस भी है, और हमारी डिस्चार्ज और ड्यूटीज में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। उसमें ये भी आता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स आप अगर वहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं तो उनकी टर्म्स क्या होगी, वहाँ पे कैसे निगरानी करना है,
कब आपको क्लार्क ऑफ वर्क रखना है मैनेज करने के लिए, कैसे आप, ताकि आपका जो ड्रीम है सिर्फ वो मैप तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट और एस्थेटिक पार्ट हो गया, मगर जब उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो उतनी ही सफाई से, उतने मजबूती के साथ ताकि आप अच्छे से रह सकें। जी, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि सर जब हम घर बनाते हैं हम तो आर्किटेक्ट के बारे में कभी सोचते नहीं, हम जनरली बिल्डर के पास, जैसे मैंने भी घर बनाया था, बिल्डर के पास गए, कॉलोनाइजर के पास गए, जो हमें को जो पसंद आया ले लिए, बट हमने तो इस बात को सोचा ही नहीं एक्चुअली। सो आर्किटेक्ट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। बिल्कुल, मैं आपको इसी बात को मैं अगर भाषा में समझाऊं एड ऑन करते हुए, कंसल्टेंट जो होते हैं वो सलाहकार हैं, वो आपकी किसी भी पैसे से किसी भी रूप में जुड़े नहीं, उनकी फीस है। अब वो चीज़, जैसे मान लीजिए मैं कोई मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, या कोई बिल्डर हैं, वो उनका सीधा लाभ जुड़ा हुआ है, आर्किटेक्ट का लाभ नहीं जुड़ा हुआ। बस आर्किटेक्ट कंसल्टेंट रूप में ये जुड़ा हुआ है कि उसको अपनी कंसल्टेंसी आपको उनको अदा करनी है जी। बाकी जो आपके हित में होगा वो सस्ते से सस्ता दिलवा सकेंगे, और अच्छी चीज लेना वो दिलवा सकेंगे, उसमें उनका कोई हित नहीं जुड़ा है। तो कंसल्टेंट होने का फायदा बस ये समझना पड़ेगा कि कोई शॉपकीपर नहीं है, वो सप्लायर नहीं है, वो उनको भी, आर्किटेक्ट को भी इसी रूप में काम करना चाहिए, और क्लाइंट को भी यही अपेक्षा करनी चाहिए कि इनसे हमको कंसल्टेंसी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा। वो किसी चीज को फैसिलिटेटर वैसे नहीं है कि आपको कोई सामान ला के देंगे, कि आपका वो ये इसको करवा के देंगे, वो नहीं, आपको गाइड करेंगे कि कैसे करवाना चाहिए। तो सर अब अगला सवाल जो आता है, सपोज किसी को अगर घर बनाना है तो, और आर्किटेक्ट अगर चूज करना है, तो क्या क्या मापदंड होंगे या क्या क्या क्यूआरएस होंगे, किस तरह से वो आर्किटेक्ट को चूज कर पाएंगे? जी, ब्रॉड मतलब थंब रूल्स जो है, एक प्रश्न है। ये जो आपने कहा, मैं इस बात को मैं कहना चाहूँगा आपसे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है। अक्सर देखा गया है कि जब हम आर्किटेक्ट या चूज करते हैं किसी भी चीज़, इवन मैं ऐसा एग्जांपल दूं कि हम अगर घर में छोटा सा कंप्यूटर भी बच्चों को लेना हो, या टीवी भी लेना हो, या फ्रिज, कुछ भी लेना हो, कमोडिटीज में कोई भी चीज़ लेना हो, हम 2-3 शॉप कम से कम जाते हैं, नेट पे भी हम जाते हैं, सर्वे करते हैं कि इसका मतलब इसकी रैम कितनी, इसकी ये इंटेल का है या iOS, मतलब सब चीज़ें देखते हैं, जबकि वो 3-4 साल में बदल जानी है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। घर ऐसा है जिसमें हमको पूरे फैमिली के साथ रहना है जी। और देखिए, ठीक है, उसके बाद तो आप उसमें बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है, बदलेंगे भी तो नुकसान अपना होगा, या अल्टर करेंगे आप कि ये पसंद नहीं आया या ऐसा नहीं हुआ। तो उस समय मैं अगर एक सामान्य आदमी हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा, हमको ये नहीं देखना है कि वो हमारे सबसे परिचित कौन मिल रहे हैं, हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं, या मुझे किसके ऑफिस जाना थोड़ा सहूलियत जाएगा। आप सिलेक्शन जो है वो उनके टैलेंट पे, उनकी विधा पे, उनकी दक्षता पे होनी चाहिए। कि अब आप दक्षता कैसे देखेंगे, तो आप उनके, आजकल जैसे वेबसाइट्स हैं लोगों के, वेबसाइट में देखिए उन्होंने अभी तक क्या काम किया है। और अगर नए भी हैं, नई प्रतिभा भी बहुत अच्छी होती है, मैं ये नहीं कहूँगा आपसे, नई प्रतिभा बहुत अच्छी थी, नए बच्चे बहुत अच्छा सीख के आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, और उसमें आप अपनी तसल्ली के लिए आप उनसे बात कीजिए, उनकी ड्राइंग्स देखिए, उनको आप बताइए कि मेरे ऑप्शंस हैं, उसके बाद जो टर्म्स हैं उनके, जो भी व्यवसायिक टर्म्स होंगे, उसके लिए वो आप तय कर लीजिए, और जरूर परखिए। तो परखने का क्यों नहीं करते हम ऐसा, हम परखें। मैं सभी उसके लिए कहना चाहूँगा कि बड़े, चाहे कॉर्पोरेट्स भी बना रहे हो, चाहे बड़े बिल्डर्स भी बना रहे हो, या और भी लोग, मैं आपको ये बता दूं, हमने बिलासपुर में एक प्रयास किया सर, इसी बात पे एक कह दूं, हमारा एक, जैसे हम लोग काउंसिल से रजिस्टर्ड जो आर्किटेक्ट होते हैं, मैं इसी को जोड़ते हुए बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमने आसान किया है इसको। मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से जो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, उनकी एक संस्था होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, वो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी संस्था है, उसमें सभी हम लोग सदस्य होते हैं। तो हमारी सेंटर होता है अलग अलग शहरों में, तो हम लोग छत्तीसगढ़ चैप्टर के अंतर्गत बिलासपुर सेंटर हमारा है। अच्छा। तो हम सेंटर का, मैं यहाँ का सौभाग्य से मुझे सर्व करने का मौका मिला, एज ए चार्टर प्रेसिडेंट यहाँ मैं रहा हूँ। उस दौरान मैंने हमारे सारे मित्रों से कॉल लिया और सभी लोगों ने मदद किया, तो हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया हुआ है www.ii.org के नाम से। तो उसमें आप जाएंगे तो जितने हमारे रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, उससे आपको पता भी चलेगा कि भाई आर्किटेक्ट्स कौन है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ साइन बोर्ड में अगर आर्किटेक्ट लिखते हैं तो वो नहीं होगा, वो काउंसिल से रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो क्वालिफिकेशन उनकी है कि नहीं, ये पहला वो देख लीजिए, तो उसमें आपको देख जाएंगे। इस वेबसाइट ओनली छत्तीसगढ़ के आर्किटेक्ट्स का है? ये बिलासपुर सेंटर का हमने किया, बिलासपुर सेंटर किया, बाकी आगे फॉलो कर सकते हैं। एक बार और सर वेबसाइट का नाम मैं फिर से आपको ना, www.ii.org
iiabilaspur.org bilaspur.org वो देखिएगा। उसमें आपको जितने आर्किटेक्ट बिलासपुर रजिस्टर्ड है, सीनियर से लेकर, वो अल्फाबेटिकल है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं कोई सीनियर है या जूनियर है, नहीं, क्योंकि सभी के साथ में है। और आप अभी समझिए कि मैं उसी बात को फिर से कहूँ, मन में एक पीड़ा है कि कितनी आसानी से पूरा परिवार बैठ के अगर कुछ एक महंगा कुछ भी लेना है घर में, तो हम पूरे लोग मिलके अमेज़न पे देखते हैं जी। रात को देख लीजिए घर में बैठ के कि ये हमारे आर्किटेक्ट शहर के, इनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उसमें वो शोकेस किए हुए हैं। अच्छा, उसमें प्रोजेक्ट्स भी हैं, उसमें शोकेस किए हुए लोग। आप वहां जाएंगे तो उनके प्रोजेक्ट शोकेस कर सकते हैं, उनको मेल से अपना कांटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ उनसे चैट कीजिए आप, तो समझ लीजिए वहीं दिख जाएगा आपको। उसके बाद फिर जो आपको सुटेबल 4-5 लोग लगते हैं उसमें जाइए और जाकर उसमें आप उनसे संपर्क कीजिए। ग्रेट। तो सर अब तो हमको समझ में आ गया कि आर्किटेक्ट का क्या रोल है, एंड प्लस आर्किटेक्ट को कैसे चूज करना वो भी आपने बहुत इजीली बता दिया। एंड इट्स वेरी सिंपल आल्सो। अगर वेबसाइट में एक जगह है तो यू जस्ट हैव टू गो एकदम सिंपल, एंड अपने बजट के हिसाब से, उनका प्रोजेक्ट के हिसाब से वो कर सकते हैं। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज, सपोज हमने आप आर्किटेक्ट को हायर कर लिया, सो एक ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ट्रस्ट एंड बिलीव जी। सो आर्किटेक्ट एंड क्लाइंट का ट्रस्ट एंड बिलीव कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, ट्रस्ट से कई बार लोग पैसे से जोड़ते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो सर पूछना चाह रहे हैं, वो ट्रस्ट जो है वो उनकी डिजाइन पे ट्रस्ट है, उनके डिसीजन पे ट्रस्ट है, होना चाहिए। हाँ, आर्किटेक्ट की डिजाइन पे, क्योंकि आप परखिए उनको, परखने के बाद, जैसे हम एक एग्जांपल के लिए हमेशा डॉक्टर का एग्जांपल सबसे सामने देते हैं। जब हम समझ लेते हैं कि इनके पास हमको जाना है, इनसे अपना ट्रीटमेंट कराना है, तो उनको फेथ रखना पड़ता है, उनको, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत होते हैं, ऑप्शन बहुत होते हैं, कोई भी चीज ऐसे भी बन सकती है, वैसे भी बन सकती है। तो उस पर फिर बेस्ट सुटेबल क्या है, जब आपने अपनी पूरी हिस्ट्री उनको बताई, अपने पूरा परिवेश बताया, अपना रहन सहन बताया, अपने परिवार का एक्सपेंशन बताया, परिवार का सेटअप बताया, चॉइसेस बताए, फिर उन्होंने उसको एनालिसिस किया, उतना उनकी पढ़ाई हुई होती है, उनकी दक्षता होती है, उसके हिसाब से वो करके एक अच्छा आपके लिए किया, उसमें भी आपको ऑप्शन दिया कि भाई चलिए इसमें से सिलेक्ट कीजिए करके। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि सिलेक्शन में बहुत आप प्रश्न आप ऐसे कर रहे हैं कि उसमें बिल्कुल मन को छू रहा है, और हमारे मन में बातें रहती है वो छू रहे हैं आप। उसमें ये होता है कि देखिए कि आप मैं आपके मन में है कि आपको कैसा बनाना है, मगर कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, ये भी आपको आर्किटेक्ट से पूछना चाहिए कि सर ठीक है, आपने बताया हमको ये अच्छा लग रहा है, मगर ये हमारे लिए बेस्ट सुटेबल है या नहीं है जी। क्योंकि जज आप तभी हो सकते हैं जब उसके आप एक्सपर्ट हो। तो जब आप उनसे पूछेंगे और उनको ये अधिकार दिए कि सर आपने पूरी बात हमारी समझ ली, इसमें से हमको ये अच्छा दिख रहा है, मगर हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इसी प्रकार देखिए, कई बार ऐसा होता है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कई बार आर्किटेक्ट और उसमें आता है। कई बार कई लोगों को कहना है कि आर्किटेक्ट रिजिड होते हैं, सुनते हैं, क्योंकि हमको दिखता है कि आप जो ये डिसीजन अभी ले रहे हैं ये दूरगामी आपके लिए ठीक नहीं है। ये आर्किटेक्ट को दिखता है, साफ दिखता है। चूंकि एक बिजनेस, एक कंसल्टेंसी भी एक प्रकार से बिजनेस तो मैं नहीं कहूँगा, मगर सॉर्ट ऑफ ये है कि मार्केट में किसी को काम करना है तो उसको बहुत ज़्यादा किसी को रिजिड होकर नाराज भी नहीं कर सकता। कुछ लोग नाराजगी झेल के भी अपना बिजनेस इफेक्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा एक बीच का रास्ता निकालते हैं। तो मैं उसमें आपको सलाह देना चाहूँगा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप ऑनर करने की बात, जो डिसीजन को ऑनर करने की बात या ट्रस्ट की बात जो कर रहे हैं, उन पे फिर उनसे लीजिए कि सर आप बताइए या मैडम आप बताइए, जो भी हैं उनसे आप जो जिनसे आप कंसल्ट कर रहे हैं, कि आप ये बताइए कि हमारे लिए कौन सा डिसीजन। और ये सिर्फ एक प्लानिंग के लिए नहीं होता, कई बार ऐसे टर्न, जब आपने प्लान कर लिया उसके बावजूद निर्माण के दौरान भी बहुत से ऐसे डिसीजन आते हैं। तो चूंकि वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उसको बहुत अच्छे से जान रहे हैं, उनका अपना एक पीछे एक्सपीरियंस है, तो वो फायदा लीजिए, भरोसा देखिए। आपने तो अब उनके ऊपर सब कुछ छोड़ ही दिया है, तो अब उनसे पूछिए, जरूर आपको चॉइस बताएंगे। मेरे को मुझे मालूम है कि लोग बताते ही हैं, मगर अब उसमें अगर बाध्यता ये रहे कि नहीं इसी को बनाना है, तब फिर अलग बात है। अदरवाइज आप उनसे जरूर चॉइस लीजिए। यस, तो मेरे ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि सर का बातों से ये पता लगा कि you have to have full trust on the professionalism of your architect। एक बार आपने आर्किटेक्ट को चुन लिया तो उनके प्रोफेशनलिज्म पूरा भरोसा करिए, और जस्ट टेक एडवाइस फ्रॉम हिम एंड फॉलो द पाथ व्हाट ही सजेस्ट, बिकॉज ये आपके साथ ऑलवेज है, ये आपके हित के लिए है, इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट उसमें होता नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट एंड बिलीफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब आप कोई आर्किटेक्ट को हायर करते हो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगा सर, आर्किटेक्ट को हायर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आज तक मैंने भी नहीं जाना, बिकॉज नाउ ही एक्ट्स एज ए कंसल्टेंट, ये आपके सपोर्ट के लिए है। एंड सेकेंड, आपको ट्रस्ट होना चाहिए आपके आर्किटेक्ट पे, एंड ऑलवेज ही थिंक्स अबाउट
4 years 10 years from now, जो कि हम एज ए नॉर्मल मैन नहीं सोच सकते। डिजाइन डिसीजन पे ट्रस्ट होना चाहिए, डिजाइन faith होना पे, चाहिए। यस यस। सो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब सर हमने सब समझ लिया कि आर्किटेक्ट क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अब आप बताइए आपके लाइफ में, आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जहां आपने जीरो से स्टार्ट किया, राइट फ्रॉम कंसल्टेंसी एंड द होल लाइफ साइकिल बिल्डिंग का किया, एंड इट हैज ईदर इंक्रीज द टोटल कॉस्ट और डिक्रीज द कोस्टल कॉस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मैं थोड़ा प्रश्न को थोड़ा सा और बताइएगा, कॉस्ट से आप जोड़ रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आपको अगर ऑलराउंड लिया है इन्होंने, एज ए कंसल्टेंट हायर किया है, तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ा है या कम हुआ है, या आई एम जस्ट आस्किंग, इससे कुछ ये नहीं। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा, बट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, टेक्निकली आपको मैं एक्सप्रेस करता हूँ जी कि जब भी आप अपने आर्किटेक्ट से कंसल्ट करें तो आपको उनसे क्या क्या लेना चाहिए ये मैं आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या क्या उनसे मिलना चाहिए मैं आपको बता दूं। तो आपसे सबसे पहला मैं बोलूं इस विषय में आगे, फिर उस विषय पे आऊंगा। सबसे पहले आपको अपना कंसेप्ट प्लान जो आपने बताया और प्लॉट उनको दिखाइए। सबसे पहला उनको प्लॉट दिखाइए, वो अपने हिसाब से दिशा उसकी देखेंगे। मेजरमेंट, और मेजरमेंट का भी एक है, 6 मेजरमेंट लेते हैं प्लॉट के हम लोग। अच्छा, हाँ, आप अभी तक 4 सुने होंगे। तो 4 में आपको बता दूं, ABCD तो 4 हो गए। देखिए जब नाप होती है ना, जैसे मान लीजिए 40-60 का प्लॉट है, लोग बार कई बार बोलते हैं 40-60 का प्लॉट है, तो सामने 40 बगल में 60, लेकिन बर्फी में भी 40-60 मिलेगा आपको जब नापेंगे, और जो एकदम स्क्वायर होगा उसमें मिलेगा बर्फी। समझ गए आप? जब नहीं, मैं को नहीं, हम लोग जिसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ओके, तो बर्फी कॉमन लैंग्वेज है। तो पैरेललोग्राम में भी 40-60 मिल जाएगा आपको। करेक्ट। लेकिन जब आप मकान तो वैसा नहीं बनाएंगे, कोई फर्नीचर सारे स्क्वायर होते हैं, तो जब आप बैठाने जाएंगे तो बहुत बड़ा लॉस होता है, 20-25% का लॉस होता है, और पूरा एंगल निकलता है। तो जब आप 4 लिए, डायगोनल्स भी लीजिए, AC एंड BD भी लीजिए, ओके, तब आपका वो देखिएगा कि वो मेजरमेंट तो आर्किटेक्ट तो वो है या नहीं है। तो डे 1 से वो प्लान करेंगे उसमें स्केच में, नहीं तो आपका लेआउट के दिन हो जाएंगे और देखेंगे आप ये तो इतना छूट रहा है या मजबूरी, ये नहीं। तो वो प्लॉट वो मेजरमेंट करेंगे ग्रेट। फिर उसके बाद डिटेल, जितने मेंबर हैं किसी को मत छोड़िए, सबसे उनको मतलब अगर वो पॉसिबल है बात करा दीजिए, क्या रिक्वायरमेंट है वो बता दें, और लेके फिर, क्योंकि जो मरीज बताता है उसके हिसाब से ही डॉक्टर इलाज, टेस्ट तो अलग चीज हो गई, लेकिन उसके बताने बहुत कुछ। तो जब पूरी चीजें उनको पता चलेगी तो वो पूरा समझेंगे, समझ के फिर एक जो भी समय का आपका वो होगा, कितने के अंदर आपको स्केच बना के वो दिखाएंगे। उसके बाद में जब आप स्केच फाइनल करते हैं तो उसको लॉक कर दीजिए। हाँ, स्केच लॉक कर दीजिए। वो चेंज करना बहुत दिक्कत होती है, उसमें आपको ही दिक्कत है, क्योंकि पेपर पे ठीक करना अलग बात है, वहां पे आप फिजिकल यहाँ 2-3 बार करा लीजिए, जो भी आपको एक्सरसाइज करना करा लीजिए। उसके बाद आप वहां जाइए, फिर उसके बाद उस आर्किटेक्ट ने अपना सारा डिटेल, स्ट्रक्चरल डिजाइन, सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग होगी उस जगह की, उस जगह की सॉइल टेस्टिंग होगी, कितना लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से फाउंडेशन डिसाइड होगा, स्ट्रक्चरल डिजाइनर उसके डिजाइन करेंगे। उसके बाद एलिवेशन का बारी आती है, एलिवेशन बना के आपको दिखाएंगे, उसमें भी 1-2 ऑप्शन, उस पर भी उनको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए आपको। फिर वो एलिवेशन स्ट्रक्चर बनने के बाद डिटेलिंग बनती है, जिसको हम लोग वर्किंग ड्राइंग कहते हैं। वर्किंग ड्राइंग यानी आप उस ड्राइंग को कॉन्ट्रैक्टर के लैंग्वेज तक पहुंचाने के लिए, आर्किटेक्ट ने बना लिया होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की लैंग्वेज में कैसे होगा, कितनी हाइट पे उसकी विंडो छोड़नी, उसके नीचे कहाँ कंक्रीट आएगी, कहाँ डोर बीम आएगा, कहाँ लिंटल, कहाँ पर स्लैब बीम आएंगे, सारी दैट इज कॉल्ड वर्किंग ड्राइंग। और ये वर्किंग ड्राइंग हर किसी एलिमेंट का बनता है, जैसे वॉल का बनता है, डोर विंडो का बनता है, ग्रिल्स का बनता है, सैनिटरी फिटिंग्स का बनता है, इलेक्ट्रिकल का बनता है, HVAC का बनता है, वो सारा आपको पहले बन जाना चाहिए। सबसे दुखद बात यह है कि ये है कि सर वो बस स्केच बन गया, अब आप म्युनिसिपल का तो पास हो गया, किसी तरह से काम शुरू करा देते हैं, ये कभी मत कीजिए। पूरी डिटेल बना ली, भले 1 महीने का समय ले, हम लोग जनरली 1 महीने का समय लेते हैं इसमें जी, और वो व्यस्तता पे है, जो लोग जैसा करें या जल्दी भी कर दें, तो वो समय उनको दीजिए। पूरी ड्राइंग की पैकेज आपके पास हो जाए तब आप पहला उसमें काम शुरू करें, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और उसके साथ साथ अब आप बजट पे जब आए थे, जब ये पूरा हो जाएगा तो एक टर्म है, सभी लोग जानते हैं, BOQ वर्ड बोलते हैं उसको हम लोग, बिल्स ऑफ क्वांटिटीज, यानी उसमें आपके प्लॉट के साफ सफाई से लेके आखिरी के बनने के बाद की साफ सफाई तक का भी हिसाब रहता है। यानी उसमें कितने मिस्त्री लगेंगे, कितने ईंट लगेंगे, कितने सीमेंट मसाले में लगेंगे, कितने प्लास्टर में, किस किस स्टेज में कितना कैश फ्लो लगेगा। अच्छा, इवन बार चार्ट की हम तो ऐसी वर्किंग करते हैं
कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में कौन कौन सी छुट्टियां हैं, जब आपकी पीरियड है, इसमें एक पीरियड भी तय हो जाता है, बार चार्ट ध्यान चार्ट बोलते हैं जिसको, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तो जो फेल होता है बजट जो आपने कहा, वो मुझे तो अभी तक कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। हाँ, अब बीच में कोरोना काल पड़ा था तो काम रुक गया, जब रेट या कोई रेंज में रुक गया, या कुछ कैश फ्लो, या और भी कोई पारिवारिक किसी को तकलीफ आई, हमारी तरफ से जो हमारा कैलकुलेटेड वर्किंग डे है उस वर्किंग डे में कभी फर्क नहीं आता है, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम उतना कैलकुलेट लेके चलते हैं। शासन ने ही इसको बहुत अच्छे से दिया हुआ है सर, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का शासन की तरफ से इतना अच्छा एसओआर में सब दिया हुआ, बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो उसके आधार पे हम लोग बीओक्यू बनाते हैं, और फिर जो लोकल रेट्स जो जितने उस समय इन्फ्लेशन के आधार पे जो होता है उसके आधार पे वो एस्टिमेट आपको दिया जाता है। अब वो बैंक के लिए हो या वैल्यूएशन के लिए एस्टिमेट बहुत दूसरा होता है, लेकिन बीओक्यू आप जरूर बनवाइए, उससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि मेरे को इतने ईंट का ऑर्डर देना है, इतने सीमेंट बोरी एक्सपेक्टेड है, लोहा स्टील मुझे इतना लगना है। बीबीएस बनता है सर, बार बाइंडिंग शेड्यूल, यानी आपके लोहार को कितना लोहा कहाँ काटना है, कितना वेस्टेज आएगा, वो तक बना के हम देते हैं। और आपको लेना चाहिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप आर्किटेक्ट को कंसल्टेंट को हायर किए, बहुत काम होता है उसका, लेकिन अब लोग कैसे उनके साथ टर्म फिक्स करते हो बात है, लेकिन यहाँ तक की वो विधा है। यानी आपको उसके बाद कुछ नहीं सोचना। तो बजट इसलिए फेल होने का वो नहीं होता, चांस नहीं होता। अब लेट हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, क्वांटिटीज फर्क नहीं आएगी सर। रेट अगर देखिए, स्टील कई बार होता है, सैंड देखिए, सैंड 5,000 रुपए हाईवा से, कई बार 13,000 रुपए हाईवा भी सुनने में आ रहा है, उसका मिल भी नहीं रहा है। तो वो हम नहीं कह सकते क्वांटिटी कितनी लगनी हो बता सकते हैं, उसके आगे कॉलम होता है, वो हम इतना आपको इतना प्रिसाइज उसको बना के देते हैं, एक्सेल शीट में बना होता है। अगर आप थोड़ा हैंडल कर लें, अगर वहां आप रेट लिख देंगे तो आपका तुरंत आखिरी में बजट आ जाएगा कि आप मेरा कितने से बढ़ गए। ये एक्सेल शीट हम बना के देते हैं। ओके, हाँ, वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझ में आया सर। तो दो चीजें इसमें हमको समझ में आया सर, हमारे क्लाइंट्स के लिए बेसिकली मींस, अगर आपका जो इनिशियल प्लानिंग एंड डिजाइन स्टेज भले ही थोड़ा समय लग जाए, बट यू शुड गिव दैट मच ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की सर। पेपर वर्क में सबसे कम डॉक्यूमेंटेशन, जिसे डॉक्यूमेंटेशन में सबसे कम ध्यान दिया जाता है। वेरी सॉरी टू से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम अपने डॉक्यूमेंटेशन का तैयारी पूरी कराइए, उसके बाद अपना मकान शुरू कराइए, अपना निर्माण शुरू कराइए। भले ही आपको मतलब थोड़ा सा समय लग जाए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, बट गिव दैट मच ऑफ टाइम फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड देन स्टार्ट द वर्क। जी जी जी, राइट सर? जी जी, I think it's a very very valid point. प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं कि आपको सवाल नहीं, मतलब ये जनरली प्रॉब्लम होता है सर, हमें पता भी नहीं लगता है क्या है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है सर, जनरली हम देखते हैं कि बजट हम बनाते हैं 20 लाख का, लेकिन जब घर बनता है 40 लाख। बट आपने ये कहा कि आपका अगर एक बार क्वांटिटी फिक्स हो गया तो वो चेंज ही नहीं होता है। दिस इज अ वेरी, मतलब जैसे आप बीओक्यू की बात की आपने, बीओक्यू मतलब देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ लाइन आइटम्स। जब आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक बिल्डिंग बनना है तो उसको बीओक्यू थाउजेंड्स ऑफ लाइन आइटम्स, एंड ईच लाइन आइटम का क्वांटिटी फिक्स्ड रहता है और चेंज नहीं होता है। और अगर आप कहेंगे सर, आपके दर्शकों के लिए मैं एक सैंपल बीओक्यू आपके साथ में लिंक अटैच कर दूंगा। जी सर, आपको एक सैंपल वर्किंग ड्राइंग अटैच कर दूंगा कि ये आपके प्राप्य हैं। तो वो फ्रूटफुल रहेगा सर, कि ये आप डिमांड कीजिए, आपके जो भी कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, कि मुझे, मैं टोटल आपको एक सैंपल आपको इसमें साथ में लिंक में अगर आप बेटर सर, मैं दे दूं। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की सभी निर्माण के लिए, सभी निर्माण के लिए कि आपको डे 1 से आपके आर्किटेक्ट से आपका क्या होना चाहिए, आपको क्या मिलना चाहिए उनसे। और मेरे दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, अगर आप घर बनाने की प्लान कर रहे हैं, आपके पास प्लॉट है, तो मैं घटक सर का नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा, उनका वेबसाइट भी शेयर कर दूंगा। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट हिम, एंड आई एम श्योर कि चूंकि ये मेरे पॉडकास्ट में आए हैं, आपको उतना टाइम देंगे, उतना सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, सो दैट यू विल बी वेरी हैप्पी एंड टू लिव इन दैट पर्टिकुलर हाउस। अच्छा, कम से कम इतना तो कर ही दूंगा कि जो गाइडेंस के लिए भी आ सकते हैं कि उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए। ये भी एक मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके पॉडकास्ट सुन के आने वाले लोगों के लिए। सर एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, अब हमने तो सब बात कर लिया डॉक्यूमेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट, अब आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते हैं। अब ये बताइए कि कितने परसेंटेज लोग ये फुल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं आज के दिन, राइट फ्रॉम हायरिंग अ कंसल्टेंट टिल द एंड? लोग यानी क्लाइंट की बात कर रहे हैं? क्लाइंट मतलब आम इंसान जब घर बनाना चाहता है तो क्या ये फॉलो करता है? सर मैं मजेदार बताऊं कि कोई क्लाइंट ऐसे नहीं होते हैं जो अपनी तरफ से फॉलो नहीं करना चाहते, सभी नहीं चाहते हैं। हाँ। ओके, एक चीज ये है सर, मैं
हमारी ही एक वो बताऊंगा आपसे, अगर हमने एक्सरसाइज में कमी की ड्राइंग में, अगर आर्किटेक्ट ने प्लान करते समय हड़बड़ी में या समय न देते हुए, तो वो क्लाइंट को कहीं ना कहीं कमी अगर दिखती है जी, वो वहाँ बदलवाते हैं। सर मैं यहाँ एक बात अपने मन की कहना चाहता हूँ कि आज इतने वर्ष के प्रैक्टिस में लोग ये सुनता हूँ जो आपने कहा कि फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि मेरे एक भी क्लाइंट आज तक इतने वर्षों में नहीं हुए जो एक भी वॉल बदलवाए होंगे सर। परिवर्तन नहीं होता है, नहीं करते हैं क्लाइंट। अगर आपने उनके लेवल तक सेटिस्फाई उनको किया जो उनको चाहिए, वो नहीं बदलवाते हैं। अगर कुछ कमी हमारे एक्सरसाइज में रह गई हो तब वो हो सकता है उनको लगता हो कि हमने तो ये कहा था, ये तो मिल नहीं रहा है। और दूसरा सर, मैं तो 1988 से पेंसिल और ड्राइंग से मैं उस पीढ़ी का हूँ जो पेंसिल से ड्राइंग शुरू की, फिर पेन से आए, फिर 2000 में मैंने शुरू किया जब ऑटोकैड आया, मैंने DWG फॉर्मेट जिसको हम कहते हैं, जब हम लाइन से ड्राइंग कंप्यूटर से बनाते थे। फिर 2010 से मुझे ज्ञात हुआ तो मैं उससे जुड़ा, जिसको हम बीम कहते हैं, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल। शायद आपका प्रश्न आगे होता, मैं अभी बता देता हूँ। तो बीम जो है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल, उसमें मैं 2010 से मैंने अपने ऑफिस में जो शुरू किया वो है कि हम लोगों को 3D में दिखाते हैं। हमारा 2D लाइन नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग विजुलाइज नहीं कर पाते हैं कि भाई ये हमारी ये दीवार बनेगी तो कैसी दिखेगी, हम इस कमरे में, बहुत लोगों का नहीं होता है, ये फील्ड सबका अलग होता है। तो हमारे ऑफिस में फैसिलिटी है, शुरू 2010 से ही आज तक है और आगे भी होगा, कि हम उसको लोगों को हम 3D में दिखाएं। तो जब आप सब उनको पूरी चीज़ दिखा दे रहे हैं पहले से, बिल्कुल चेंज नहीं करते, क्यों चेंज करेंगे वो? उसके बाद उनको मालूम है कि इसको मैं तोड़फोड़ होगी मेरी तो मेरा खर्चा होगा, इसलिए चेंज क्लाइंट की तरफ से बहुत कम। हाँ, ये हम मेरा निवेदन है, कभी भी जो आप बोलना चाह रहे हैं कि कभी कोई इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं, मान लीजिए किसी, हमको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत जानकार परिचित हैं, इन्होंने कई मकान अपना बनवाया है, तो इनसे पूछ लेते हैं कि कैसा होगा, ये ठीक है कि नहीं। तो सर ये वैसे ही होगा जैसे आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक से निकल रहे हैं और उसके बाद बाहर अपने जिसने बहुत जगह इलाज करा है उनसे पूछिए दवाई डॉक्टर ने ठीक लिखी है कि नहीं। मैं सीरियस मोड में कह रहा हूँ इससे, या मेडिकल शॉप से जाके पूछ लेंगे भाई ये डॉक्टर साहब ठीक है ना, इन्होंने ठीक लगा। फेथ और ट्रस्ट की जो आपने बात की, मैंने फिर कहा डिजाइन डिसीजन में फेथ रखिए। तो क्योंकि देखिए ऑप्शन बहुत है, ऐसा नहीं तो ऐसा बना लेंगे, वैसा उसने आपकी फर्नीचर लेआउट देखिए। फिर जो कंसेप्ट प्लान बनता है तो सबसे पहला होता है एक टर्म है स्पेस एनालिसिस, कोरिलेशनशिप, फंक्शनल कोरिलेशनशिप। ये बेसिक एक आर्किटेक्ट स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर सेकंड में पढ़ाया था जी। यानी आपने जब एलिमेंट बताना तो उसने उस कोरिलेशनशिप जोड़ना है पहले कि इनको वर्किंग लेडी है, इनको किचन फ्रंट में चाहिए, क्योंकि ये फिर चले जाएंगी, या उनकी जैसा बहुत सारी चीजें हैं सर, सबका अलग अलग होता है ना। तो अब वो रिलेशनशिप बनाएंगे अपने सारे बाकी जो यूटिलिटी के पॉइंट उनके साथ, और उसके बाद वो जब रिलेशनशिप फिक्स हो जाएगा उनका कि भाई ये यहाँ ये चीज़ होनी चाहिए, फिर वो हर कमरे की स्पेसिंग करेंगे कि कहाँ कौन सा फर्नीचर सूटेबल है, कितनी उसके लिए स्पेस लगेगी, परफेक्ट वर्किंग कितनी है जी। और उसके बाद आपके डोर विंडोज फिक्स होंगे, कितना % आपका विंडोज में वेंटिलेशन चाहिए, ओवर वेंटिलेटेड भी ना हो, अंडर वेंटिलेशन भी ना हो, सर्कुलेशन डोर की ओपनिंग है। तो अचानक कोई व्यक्ति आएंगे आपके यहाँ, जो जिस व्यक्ति की विधा इतने 5 साल उसकी पढ़ाई हुई है, आपसे कम से कम 10-15 दिन उन्होंने बात किया, फैमिली से बात किया, उतने के बाद डिसीजन लेने के बाद एक प्लान फाइनल हुआ जी। और कोई व्यक्ति 15 मिनट के लिए आपके यहाँ आए, बोल दिए नहीं ये डोर ठीक नहीं, इसको बदल दो। तो ये मजाक मत करिए अपने निर्माण के साथ। ये हाँ, वो बैठ के कोई कमी निकाले, आर्किटेक्ट को कन्विंस करें, और आर्किटेक्ट के जो एडवोकेसी है, जो उनकी वकालत है उस प्लान के बारे में, उससे अगर आप संतुष्ट ना हो तो फिर आप चेंज करें। अदरवाइज सिर्फ किसी ने कह दिया उसके प्रभाव में मत आइए, यही मेरा निवेदन है। सर, आप जब बीम टेक्नोलॉजी की बात किए थे, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, सो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एंड नॉर्मल 3D, जैसे आपने बोला कि मैं घर को 3D में दिखाता हूँ जी, तो बट बीम जो है स्लाइटली डिफरेंट, बिकॉज 3D बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जी। कोई भी थोड़ा सा IT जानता है या थोड़ा सा छोटा सा आर्किटेक्ट है तो 3D मॉडल तो आपको दिखा दे। तो बीम और 3D मॉडलिंग में क्या डिफरेंस है? बहुत वैलिड प्रश्न है आपका। देखिए, अभी जितने भी डिजिटल वर्ल्ड में जो भी काम हो रहे हैं जी, प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा एक वो बन गया है। यस, हाँ, प्रेजेंटेशन ऐसा बन गया है कि वहाँ वो दिखा के कैच करें, और उसके बाद वो वैसा बने या ना बने, या बनेगा या नहीं बनेगा, उसके एश्योरेंस नहीं है, पता नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं सॉरी टू से,
अब बहुत, मैं सभी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लूंगा, मगर सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटेशन के लिए बन रहा है। बीम जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये डिफरेंस है प्रेजेंटेशन से, कि बीम है, उसका नाम ही है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। यानी आप अगर उस ड्राइंग में, अपने स्क्रीन पे ड्राइंग में अगर कोई वॉल, लाइन, वॉल कुछ भी खींचते हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पहले उसके विंडोज में जाके डालना होता है। यानी अगर आप वॉल खींच रहे हैं तो वॉल की थिकनेस कितनी है, उसके प्लास्टर की अगल बगल कौन सी प्लास्टर है, क्या कलर है, हाइट कितनी है, कहाँ उसमें विंडो आएंगे, विंडो, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसलिए मैंने आपसे कहा, और इसके साथ साथ ही उसका एस्टिमेशन, उसकी वर्किंग का टाइम, सारा कुछ मिलता है सर उस चार्ट में, बिम में। जी हाँ। तो वो इसलिए फिर चेंज नहीं हो सकता। अगर आप चेंज करेंगे तो बाकायदा आपका एस्टिमेट भी चेंज होगा, तो आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। यानी आपने मैप फिक्स किया तो आपको, और दूसरी बात, वो दिखेगा भी वैसी वहां, क्योंकि आप रियलिस्टिक दे रहे हैं उसको जी। अब सर जो बनाने वाले वो जानते हैं, कई बार प्रोपोर्शन को बहुत उसको मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है। कई जैसे फोटोग्राफर का कमाल होता है, कई बार बहुत शॉर्ट हार्टेड को लंबा दिखा देते हैं, तो प्रोपोर्शन से खेल करना, दैट इज डिसीविंग सर, आई थिंक, स्पेशली फॉर अ बिल्डिंग लाइक सर, वो डिसीव, क्योंकि देखिए रिजल्ट तो अल्टीमेटली आएगा। आपने जो दिखाया, अगर वो एज बिल्ड जो नहीं दिखाया है तो सर वो तो बाद में समझ में आएगा ही, तो वो कॉन्फ्लिक्ट का मैटर होता है। इसलिए बीम पे जाइए, बीम टेक्नोलॉजी पे जाइए और उसका ही ड्राइंग आप लीजिए कि भाई जो बिल्ट होगा वो हमारा बना हुआ मिलना चाहिए। तो बीम टेक्नोलॉजी अभी आई है, वो 2010 से है, हालांकि मैं काम कर रहा हूँ, अभी काफ़ी चर्चा में है। तो बीम के मार्फत ही जाइए, और वो बीम से आपको सारा स्ट्रक्चरल ड्राइंग, सारा प्रेजेंटेशन ड्राइंग, सारा कुछ बनता है उसमें। बहुत अच्छे एलिवेशन बन सकते हैं, जो आप सोचें उसमें बन सकते हैं। यही फायदा है उसमें कि अगर आप वॉल चेंज कराएंगे तो एस्टिमेट भी आपका चेंज होकर मिल जाएगा। आप अगर आपने कोई वॉल चेंज कराई तो सर मेरा एस्टिमेट, फिर तो इसमें आपको पता चल जाएगा आपका एस्टिमेट, और इसमें आपकी इतनी वर्किंग डे बढ़ गई या घट गई, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो सर मेरे क्लाइंट्स की तरफ से मेरा एक सवाल है, तो बीम टेक्नोलॉजी जैसे आपने बोला कि पूरा मतलब एस्टिमेट जीरो से लेकर पूरा एस्टिमेट उसमें रहता है, हर एस्टिमेट भी बनता है, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है A to Z। जी जी जी। तो मेरा सवाल यह है सर, ऐसे आम इंसान अगर एक 2 बेडरूम हाउस बनाना चाहता हूँ मैं, मेरा एस्टिमेट 50 लाख है, तो मैं अगर एज एन आर्किटेक्ट बीम टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा क्या? नहीं, कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी। नहीं, ऐसा क्यों बढ़ेगा? बिकॉज आई एम यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नहीं, हो सकता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कॉस्ट ज्यादा। नहीं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अपने क्लाइंट को का प्राप्य है। अगर मैं, एक हमारे समय में स्लाइड रूल हुआ करता था, अगर कुछ पुराने लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे जी, तो अगर आपको 10 गुना 20 भी करना होता था तो स्लाइड रूल से हटकर कहेंगे, तब जाके उसका रिजल्ट आता था कि 20। अब कैलकुलेटर आ गया, तो अगर मुझसे आप कोई चीज कैलकुलेट करा रहे हैं 10 गुना 20, तो आप ये कैसे कहेंगे कि सर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करा रहे हो इसलिए कुछ फीस ज्यादा लगेगी क्या? ये नहीं है। ये हमारा दायित्व है कि हम जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी सीखें। ये क्लाइंट के लिए कभी भी नहीं हो सकता, बल्कि टेक्नोलॉजी जब भी हायर हुई है, इकोनॉमी आई है, समय भी बचत हुई है। टेक्नोलॉजी का तो मतलब ये है, आपके प्रश्न का अगर मैं जवाब दे पा रहा हूं तो टेक्नोलॉजी का तो मतलब ही कि आपको फैसिलिटेट करना, आपकी समय और आपके पैसे को बचत करने की, क्योंकि उस समय ही आपको दिख जाएगा कि मेरा बजट इसमें हायर जा रहा है तो मैं इसको ये ठीक करा लूं। बल्कि मैं ये मतलब उल्टी बात है, हाँ, वो बल्कि एड ऑन है, हाँ, इसलिए कॉस्ट बढ़ेगी नहीं। ओके, हाँ। तो सर मेरा अब अगला सवाल, मेरे सब इंजीनियर्स हैं जो आर्किटेक्ट्स ने, इंजीनियर्स प्लस बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनके लिए है। एक तो सबसे पहले कि बीम टेक्नोलॉजी बिलासपुर या रायपुर जैसे शहर में यूज हो रहा है, कितने इंजीनियर्स यूज कर रहे हैं, एक। दूसरा, जब हम बीम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, मैंने कुछ वर्ड सुना था 350, 700, जहाँ पे आप लास्ट जो फायर फाइटिंग के जो लाइन्स है उसको भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल के लाइन्स है उसको भी मॉनिटर करते हैं एज ए कंसल्टेंट। थोड़ा सा मेरे इंजीनियर्स के लिए और सिविल इंजीनियर्स के लिए बताएंगे सर? हाँ, ये सभी जो निर्माण करता है आज की डेट में, जो भी टेक्निकल लोग इसमें जुड़े हैं, बिल्डर्स भी जुड़े हैं, मैं बता दूं आपको जी, खास करके जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जो हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, होटल्स जी। अब बताइए, अभी तक जो प्रथा, जो कंप्यूटर में ड्राइंग बन रही थी, थोड़ा उस पर समय लेके बताऊंगा आपको मैं जी। वो हम बना रहे थे DWG ड्राइंग लाइन फॉर्मेट में, करेक्ट। अब आप प्लान को ऊपर से देख रहे हैं, उस प्लान में AC की डक्टिंग भी जा रही है,
उसमें इलेक्ट्रिकल के भी पाइपलाइन जा रहे हैं और सबकी ड्राइंग अलग अलग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सबकी ड्राइंग अलग अलग है। जैसे हाथ कहीं मैं रखता हूँ, ये पाइपलाइन मान लीजिए इलेक्ट्रिकल की है, ये प्लम्बिंग की उसके नीचे है और एसी की उसके नीचे है। ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता है, ड्राइंग आती है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की डिटेक्शन की ड्राइंग वो करके देते हैं जो उनके कोऑर्डिनेटर होते हैं, मगर वो 2D में होता है। 2D में होता है। और जब बीम टेक्नोलॉजी आ गई तो इन्फॉर्मेशन में तो हम क्या करते हैं, हम उस 2D ड्राइंग को, उन्हीं कंसल्टेंट की ड्राइंग को हम उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। ओके। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट है तो वहीं उसमें कितना बेंड लग के कितना साइड से ले जाना है, दूसरा जो आप वो सारी ड्राइंग्स में बनती है जी। बीम में फायदा जो अब आपने एक बात किया कि एलओडी की बात आपने की। हाँ। तो अब इसमें आपको बता दूं कि बीम टेक्नोलॉजी में बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, उसको सुन लीजिए जी। कि अगर मैं यहां से बैठ के यूएस की भी किसी बिल्डिंग का डिजाइन करता हूं या यूएस के कोई आर्किटेक्ट मुझे यहाँ डिजाइन कर सिंगापुर के, तो पूछेंगे सर आपको क्या क्या चाहिए, तो आप उनको कितना एक्सप्लेन करोगे जी। तो वो खत्म हो गया। अब यूनिवर्सल होंगे लैंग्वेज। मुझे एलओडी 100 चाहिए, मुझे एलओडी 200 चाहिए, मुझे एलओडी 300 चाहिए। जैसे ही आप बोलोगे तो यूनिवर्सली एक लैंग्वेज आ गया है कि एलओडी 100 मीन्स इनको कंसेप्ट प्लान और थोड़ा सा ब्लॉक चाहिए। ओके। बस वो सबके लिए समान है सर। अच्छा। अल्फा अल्फा जैसा आप लोग बोलते हैं, अल्फा कॉमन है, कहीं भी जाइए वैसा। वैसे 200 आएंगे तो थोड़ा सा उससे डिटेल, उसमें डोर विंडो की ओपनिंग और ये मिलेगा। एलओडी ये 3D में और बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में ही मिलेगा, बीम में। अच्छा। वो सिंगल लाइन प्लान में नहीं। अच्छा, उसमें नहीं मिलेगा, पूरा मॉडल मिलेगा, डिजिटल मॉडल के साथ बता रहा हूं। मगर उसका लेवल, एलओडी का मतलब लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ओके। कि क्या क्या डेवलपमेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत लोगों को ध्यान से इसको समझना चाहिए। एलओडी का मतलब है, बीम तो टेक्नोलॉजी हो गई जिसमें आप बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग आप कर रहे हैं, जिसमें आपकी बिल्डिंग का जो प्लान बन रहा है उसमें सारी डिटेल 3D में और ब्यौरे के साथ इंफॉर्मेशन मिलेगा। एक तो पहला जी। हाँ। दूसरा आया कि अब उसका किस लेवल तक चाहिए, क्योंकि देखिए बजट का मामला आता है, कंसल्टेंट किस लेवल तक आपको हायर करना है। तो किसी ने अगर मुझसे कहा मुझे एलओडी 100 तक का आप बना के दीजिए, तो उनका कंसेप्ट प्लान और थोड़ा ब्लॉक की कैसे बैठेगा, दैट इज एलओडी 100, वहां तक की फीस वो चार्ज करेंगे। आप उनसे बोलेंगे सर इसके बाद मुझे एलओडी 200 का बना के दीजिए, तो उसमें डोर विंडो की पोजीशनिंग और उसकी ओपनिंग कितनी आएगी, थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल एलिवेशन आएगा। अब एलओडी 300 जाएंगे तो उसके बाद कॉलम बीम की पोजिशनिंग और हाँ उसमें फ्लोर की डिटेल, हाइट वगैरह, डिफरेंस कहाँ टॉयलेट की, वो आ गया। एलओडी 350, अब ये समझ लीजिए एक बेंचमार्क है। ओके। एलओडी 350 अगर कोई करते हैं आप किसी से बात, तो आपके घर के सारे डिटेल उस लेवल तक आ जाते हैं। निर्माण के लिए अगर किसी को हायर करना है आपको, उसको आप सीधा बोलिए मुझे एलओडी 350 लेवल तक का ड्राइंग चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो वो आपके सारे कंसल्टेंट लोगों की ड्राइंग, देखिए आपके तो कंसल्टेंट अलग होंगे ना जी, या आर्किटेक्ट होंगे तो वो आपको अपने कंसल्टेंट करके दे देंगे। अगर मान लीजिए किसी को, जैसे मेरे पास कोई आता, बोले कि मुझे सर मेरे आर्किटेक्ट दूसरे हैं, हम वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके जी, तो उसमें बोलेंगे मुझे HVAC के दूसरे हैं, मुझे आप एलओडी ड्राइंग बना के दीजिए बीम में, क्योंकि बीम में भी लोग नहीं कर रहे हैं काम, तो मैं वो सर्विसेज देता हूँ लोगों को कि मेरे आर्किटेक्ट दूसरे हैं, मैं अपने आर्किटेक्ट बंधुओं को भी देता हूँ जी। तो उसमें आप मुझे इसकी ड्राइंग, मेरी HVAC, जैसे हॉस्पिटल समझिए, आप एक डॉक्टर साहब बैठे हैं, ओनर MD, अब उनको कोई फोन कर रहा है, उनका कलीग या उनका कोई वहाँ कोऑर्डिनेटर, सर वहां से तो लीक आ रहा है, वहाँ उनके पास कोई डाटा नहीं। और कितनी एक मतलब हैरेसमेंट वाली एम्बेरेसिंग सिचुएशन है कि कोई क्लाइंट है, कोई पेशेंट है ICU में, वहां से उसकी गैस पाइपलाइन पर दिक्कत हो रही है, कोई डेटा नहीं है। फायर फाइटिंग वाले अचानक आपके यहाँ आते हैं और आपके वहां आके बोलते हैं सर मैं अब इसमें किसमें जोड़ूं, उसका डेटा आपके पास नहीं 2D में है, मान लीजिए 2D में भी है, तो आपके पास कम से कम 3D में पूरा डिटेल बना होगा, तो आप उनको सौंप पाएंगे। तो उसको जरूर बनवाइए एलओडी 350 तक की ड्राइंग। आपके आर्किटेक्ट कोई भी हो, आपके डिजाइनर कोई, आप सिर्फ उनकी DWG ड्राइंग हमको दीजिए, हम पूरी 3D में, मैं उसका भी लिंक आपको शेयर कर दूंगा, बीम एलओडी का पूरा दे दूंगा, आप इसमें देख लीजिएगा, तो पूरे तब हमारी बात थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, नहीं तो हमको इसमें बहुत डिटेल बोलना पड़ेगा। तो एलओडी 350 तक आपका सारा स्ट्रक्चर, उसमें लगने वाले लोहे, उसकी प्लेसिंग कैसी है वो भी हम करके देते हैं। उसके बाद उसमें सारे AC की डक्ट, आपके सारे प्लम्बिंग सैनिटरी, फायर फाइटिंग की पाइपलाइन, सारा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके देते हैं 350। अब आता है सर 400 भी आता है, शॉप ड्राइंग यानी फैब्रिकेशन वगैरह का भी आगे आता है। 500 जो है, मैं एक एलओडी 500 के बारे में बोलना चाहूँगा, उसका 1-2 मिनट आपका समय लूंगा।
LOD 500 एक आखिरी एक उसका स्टेज है, वो होता है 350 में तो आपका निर्माण हो जाएगा जी। LOD 500 तक अगर जाते हैं, लेवल ऑफ डेवलपमेंट 500, तो हम उसमें एक फैसिलिटी आपको देते हैं कि एक हमारे जो बिम टेक्नोलॉजी जानने वाले जो व्यक्ति हैं, एक्सपर्ट हैं, वो आपकी साइट में हम डिप्लॉय करते हैं। ओके। और वो हर 2-3 दिन 4 दिन में आपकी साइट जाते हैं। कोई भी चेंजेस होते हैं, मान लीजिए सर्विसेज में चेंज हो रहा है, यानी एसी की पाइप में, प्लम्बिंग पाइपलाइन में, उसको नोट करते हैं। यानी इस दीवार के कॉर्नर से 6 इंच दूर पर मेरी ये पाइपलाइन डली हुई है, अगर ड्राइंग में 6 इंच है और डलते समय 8 इंच पे डल गई है, तो उसको नोट करेंगे और 8 इंच करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। हाँ, तो कल को अगर उसमें कोई आप होल करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो आप ठीक उसी जगह पे होल कर पाएंगे। देखिए, ये तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आज हम इतने एडवांस हर चीज में हो गए। हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, सर आप जनरल मैनेजर हैं स्मार्ट सिटी के और स्मार्ट वर्किंग जो है, ये स्मार्ट वर्किंग हम बिल्डिंग में क्यों नहीं ला पा रहे हैं? Yes. मैं इस बात को आज आपने जो प्रश्न किए, मैं साधुवाद दूंगा कि आपने वहां तक ले गए इस बात को कि स्मार्ट वर्किंग अपने वर्किंग में लाइए, आपके निर्माण को स्मार्ट बनाइए, ये मेरा आपसे कहना है। तो वो स्मार्ट बनाने के लिए LOD 500 तक जाइए। उस 500 में फिर एज बिल्ट आपके पास डॉक्यूमेंटेशन करके हम सौंपते हैं कि सर ये आपका एज बिल्ट है। फिर उस फॉर्मेट की हम टैगिंग भी आपको करके देते हैं। एक कोबी फॉर्मेट होता है, जैसे मान लीजिए एक बात बता रहा हूं आपसे मैं कि एक बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल, एक एयरपोर्ट है। अब वहां के आपके जैसे मान लीजिए वहां पे GM बैठे हैं, उनके पास क्या डाटा है, क्या फॉर्मेट में रहेगा, तो नहीं रहेगा। तो 4 सोलर प्लांट उधर लगे हुए हैं, 5-10 AC का वहां लगा है, कहीं फायर फाइटिंग का सामान लगा है, कौन कहाँ जा रहा है, कैमरे हैं, कब की बैटरी कहाँ खत्म हो रही है, किसका कब मेंटेनेंस आ रहा है, आप सोचिए सर। तो वो बीम में अगर आप उसको टैग कर देते हैं, तो आखिरी में एज बिल्ट में LOD 500 में हम आपकी उसकी पूरी टैगिंग करके जियो टैगिंग, हम एक कोबी फॉर्मेट में आपको डाटा देते हैं। उसके बाद आप, मैं नाम ले देता हूँ, 2-3 कंपनी, कमिंस है, जॉनसन है, ये कंपनीज आपको टेक ओवर करती है कोबी फॉर्मेट में। वो आके आपसे पूछेंगी सर आपका कोबी फॉर्मेट में अगर बना है तब तो हम आपका टेक ओवर करेंगे, तो आपका हम नहीं ले पाएंगे प्रोजेक्ट मेंटेनेंस के लिए। तो वो वहां तक का हम काम करके देते हैं आपके कोबी फॉर्मेट में एज बिल्ट। अगर आप 500 तक जाते हैं तो उसकी डिफरेंट फीस लेवल है, अगर वो वहां तक करना चाहते हो कर सकते हैं। और उसी में एक प्रश्न आपने किया था LOI, तो LOI 7 तक जाते हैं, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन भी उसी में शामिल। ये तो डेवलपमेंट ड्राइंग का हुआ। अब लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन LOI, उसमें कहां तक की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो कोबी फॉर्मेट LOI 7 तक जाता है। वो कोबी का COBIE कोबी देखिएगा, आजकल नेट में सभी उपलब्ध है, देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो जानना ही चाहिए। जो बड़े निर्माण करता है, खासकर जो ओनर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको जरूर जानना चाहिए कि मेरी बिल्डिंग क्यों नहीं स्मार्ट बनेगी। मैं सिंगल क्लिक में बैठ के अगर सारा मेंटेनेंस अपने बिल्डिंग का देख पाऊं और किसी को हायर करूं तो उसकी जवाबदारी कर पाऊं, तो ये कभी भी कोई फोन कर रहा है, कभी कोई खर्चा है, उसमें उतना पैसा लगेगा नहीं लगेगा, आपको कैसे समझ में आएगा? तो उसको बिल्कुल स्मार्ट वर्किंग आप इसके थ्रू जा सकते हैं सर। आई थिंक सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, सभी इंजीनियर्स स्पेशली बिलासपुर प्लस बिल्डर्स। सो LOD 350 इज द मिनिमम है बिल्डिंग बनाना। और अगर आप कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं या बड़े बड़े LOD 500 जाना चाहिए। हाँ, अदरवाइज LOI 700 इज द अल्टीमेट। LOI 7 जो है वो इसी में इसी के साथ इनकॉर्पोरेटेड है। उसकी इंफॉर्मेशन फिर डॉक्यूमेंटेशन कहाँ किस लेवल, वो डॉक्यूमेंटेशन का। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं सर ये पूरा खेल डॉक्यूमेंटेशन का है। डॉक्यूमेंटेशन मींस व्हेन यू गो फॉर LOD ड्राइंग, इट्स दैट योर डॉक्यूमेंटेशन इज परफेक्ट। आज से 10 साल बाद 15 साल बाद भी आप उसको खोलोगे तो आपको एग्जैक्टली वहीं पे मिलेगा। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता है, जैसे आपने बताया स्मार्ट वर्किंग में। स्मार्ट वर्किंग, सो आई थिंक ऑल द स्मार्ट सिटी इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स जो मेरे हैं, सो दिस इज अगेन अ वे ऑफ स्मार्ट वर्किंग। एंड आई थिंक सर हैज जैसे मैंने उसका लिंक भी मैं अपने इस पे दे दूंगा सर, इन केस सर से कांटेक्ट करना है तो दे कैन ऑलवेज। सो सर नाउ आई थिंक बहुत एलॉबरेट हमने बात किया है, एंड आई थिंक ह्यूज इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द सिविल इंजीनियर्स हियर। सो सर यंग आर्किटेक्ट्स जो अभी क्लियर हो रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज, हाउ शुड दे डेवलप देमसेल्व्स प्रोफेशनली टू कम इनटू दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड? एक तो सबसे पहली बात, स्टिक टू एथिकल प्रैक्टिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एथिकल में सर फिर मैं आपसे कहूँगा, कई बार लोग उसको पैसे से जोड़ते हैं, नैतिक आचरण। नैतिक आचरण, तो नैतिकता ये भी है कि आप मौलिक रहिए,
अपनी रचना बनाई है। अगर दुनिया में नाम और जिनका भी हुआ है मौलिकता के कारण हुआ है सर, कॉपी से नहीं हुआ। यस, कट कॉपी पेस्ट का ज़माना ना अडॉप्ट करें हम। बहुत से टूल हैं, आप उसको अडॉप्ट कीजिए, और कर भी रहे होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन अगर मैसेज आप मुझसे मांग रहे हैं तो मैं कहूँगा कि अपने एथिक्स पे स्टिक रहिए। तो एथिक्स का मतलब ये भी है कि जो रोल ऑफ एन आर्किटेक्ट डिसाइड किया गया है उस पर स्टिक रहिए जी। बहुत ऑप्शन बनाइए। लोग अगर छोटा सा भी मकान लेके आ रहे हैं, उनके लिए क्या बेस्ट आप कर सकते हैं। बड़े के लोग करना ही है, करते ही हैं। छोटा सा भी अगर किसी का ख्वाब है, क्योंकि उसका ख्वाब है सर, सपने को कैसे पूरा, सपने को उसके एक्सरसाइज कीजिए, उसके लिए रियाज कीजिए उसको। और अच्छा, अगर ऐसा लगता है कि सोचिए, अगर आप ड्राइंग से उठ भी गए तो भी सोचिए कि इसमें अगर मैं थोड़ा और ये एड ऑन कर देता तो और अच्छा हो जाता उसके लिए। तो वो उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है सर, वो मिलती है। वो वैल्यू एडिशन कीजिए, उसके लिए सोचिए, सोचते रहिए उसके लिए। तो वो एक बात है, क्योंकि कोई अगर आपके ऑफिस तक चल के आके और आपको ये सौंप रहा है, सर मेरा प्लॉट है, इसमें मेरा अच्छा सा बना दीजिए, मेरे ख्याल से उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी भगवान, जो भी ईश्वर ने किसी को दिया होगा, तो हमको इस रूप में दिया है कि हम किसी का निर्माण करें। हमको वो इतना ऑनर कर रहा है कि वो हमारे पहुँचे, और एक निर्माण कई दशकों तक रहता है। वहाँ से निकलने वाले आपके दोस्त, आपके परिवारजन निकलते हैं, तब वो गर्व से कहते हैं कि हमारे इन्होंने बनाया है। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो ईश्वर ने आपको दी है, उसके साथ पूरा न्याय कीजिए। और एक महान आर्किटेक्ट जो इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे रहे हैं, चार्ल्स कोरिया सर, उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य रहा है। अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं गया था, तो उनसे भी मैंने एक मैसेज की बात की थी, तो उन्होंने इस कागज़ में मुझे लिख के दिया था। उस समय तो थोड़ा उम्र कम थी, तो मैं समझ नहीं पाया था, आज समझता हूँ। उन्होंने एक वर्ड लिखा था, एंजॉय आर्किटेक्चर। तो सर वो बात आज समझ में आती है। तो मैं भी उनके मैसेज को ही फॉरवर्ड करता हूँ हमारे समस्त लोगों को कि एंजॉय आर्किटेक्चर। सो सर, जाते जाते एक लास्ट मैसेज टू द पीपल, हाउ कैन द आर्किटेक्ट हेल्प बिल्ड क्लाइंट्स सपना, मतलब जो ड्रीम है उसको रियलिटी में, क्या मतलब दोनों में क्या ये होना चाहिए तालमेल, मतलब किस तरह से एक क्लाइंट अपने आर्किटेक्ट को देखे। एक मैसेज दे दीजिए सर, बिकॉज हमने पूरी तरह से पूरा बात किया कि आर्किटेक्ट का क्या रोल प्ले करते हैं एज ए कंसल्टेंट, किस तरह से आर्किटेक्ट अपने क्लाइंट के सपनों को पूरा करता है, किस किस स्टेज पे कहाँ तक जा सकता है। तो लास्ट मैसेज मेरे ऑडियंस को, जो एक घर बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से वो आर्किटेक्ट। सर मैं थोड़ा ललित कला फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूँ जी सर, और मुझे अच्छा लगता है उस विषय में थोड़ा बात करना। तो संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसको सभी लोग सुनते हैं और सभी को अच्छा लगता है। इस दुनिया में मेरे ख्याल सभी को अच्छा लगता है। तो अगर आप एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं तो आर्किटेक्ट को अपने फिल्म के सॉन्ग के संगीतकार के रूप में लीजिए। अरे वाह। उनका लय, उनका रिदम, उनके हिसाब से उनको चलने दीजिए। भरोसा कीजिए वो आपके लिए एक बहुत अच्छे संगीत का निर्माण करके देंगे। थैंक यू सो मच सर, दैट इज अ ग्रेट मैसेज। आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू एंड दिस पॉडकास्ट मैसेज। यस, एंड आई थिंक दैट पर्टिकुलर सेंटेंस पूरा पॉडकास्ट का सारांश या कंक्लूड कर देता है। सो ऑडियंस, सर सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग माय ऑडियंस। एंड आई थिंक आज यहाँ पे कॉमन मैन जो घर बनाना चाहता है उसको भी बहुत सारा नॉलेज मिला है। जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनको सिविल इंजीनियर्स हैं, प्लस बिल्डर्स हैं, प्लस कॉलोनाइजर्स हैं, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में। एंड दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू ऐड वैल्यू टू द पीपल। एंड थैंक यू लीजेंड्स इन स्पॉटलाइट, मुझे ये अवसर देने के लिए, एक आर्किटेक्ट को ये अवसर देने के लिए कि एक आर्किटेक्ट के रूप में ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि वो अपनी बात आप सबके समक्ष रख सके। धन्यवाद सर। सो इट्स ग्रेट ऑनर सर। सो ऑडियंस, आज हमने पूरा रोल समझ लिया आर्किटेक्ट का, राइट फ्रॉम ही वर्क्स एज अ कंसल्टेंट, ही मेक्स योर ड्रीम कम ट्रू विद इन योर बजट, एंड आपके पूरे सपने को पूरा करते हैं। और न केवल दैट, he ensures that the quality of the construction is there, and architect actually आपके फैमिली के मेंबर बन जाते हैं। जैसे सर से बात हुई थी, फैमिली के मेंबर बन जाते हैं और आपके हित में सोचते हैं। he doesn't have any biasing for any engineer or contractor or any material supplier. he ensures that आपके जो सपने हैं वो पूरे हो गए हैं। एंड प्लस ऑल्सो सर ने आज हमने डिटेल में बात किया है बिम के बारे में, बिम टेक्नोलॉजी के बारे में जो बहुत कम यूज़ हो रहा है, और बिम के LOD डिफरेंट वर्जन, जो 350 इज द बेस लाइन, LOD 5, 500 प्लस LOI 7,
तो इसके बारे में डिटेल्स में बात किए। तो अगर आप पूरे पॉडकास्ट को देखेंगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ही हैज ऑल्सो एश्योर्ड टू गिव फ्री कंसल्टेशन टू माई ऑडियंस। सो थैंक यू सो मच एंड होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। And till my next podcast, take care of yourself and Jai Hind.